ठीक है, शुरू कर दें। हो गया। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। और मैं आपके सामने डीके चौधरी। आज जो क्लास का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आपका प्रेमबल का टॉपिक, यानी कि प्रस्तावना का टॉपिक होगा। और प्रस्तावना के रिगार्डिंग आज फुल चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका का मतलब क्या है। तो आप सभी का बच्चों वेट है, आप सभी काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। तो जो भी बच्चे मुझे लाइव देख पा रहे हैं तो आप सभी का बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे काफ़ी बच्चे आ चुके हैं, आशीष हैं, बॉबी हैं, पैनकेक हैं, सोनू हैं, चंदन हैं, आयुष हैं, राजीव हैं, रानू हैं, जितेंद्र हैं, विवेक हैं, प्रमोद हैं, अभी हैं, और सिमरन है, रजनी है, रंजीते हैं, वीरेंद्र हैं, विनीत हैं, और आकाश आ चुके हैं, आकाश हैं, रॉकी हैं, अभिषेक हैं। तो आप सभी जो भी बच्चे मेरे सामने मुझे लाइव देख पा रहे हैं तो आप सभी को बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जो मुझे ऑफलाइन देखते हैं या जिनको टाइम नहीं मिल पाता है तो उन सभी को भी बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों नमस्कार। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों। तो अब ये कह रहे हैं कि सर 2 आवर्स का क्लास, सर 1.5 आवर्स का क्यों हो गया। तो बच्चे देखो, अभी थोड़ा सा हुआ है क्योंकि हो क्या रहा है कि थोड़ा सा शेड्यूलिंग जो है उसमें एक क्लास जो है कोऑर्डिनेट कर पा रही है, देन इसी वजह से थोड़ा टाइम कम हुआ है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद ये क्लास पूरे 2 घंटे की हो जाएगी। ठीक है। सहनवाज कह रहे हैं कैसे हो गुरुजी आप। बिल्कुल बहुत अच्छे, चंगे हैं सर, चंगे हैं बच्चे। रॉकी कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सर हम भी हैं। अतुल साहब बिल्कुल आपका मैसेज देख लिया हमने। अभी कह रहे हैं मूल विधि होगा सर। तो बच्चे पहले तो हम पॉलिटी और संविधान ही करवाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि मूल विधि के लिए टाइम है या नहीं है। ठीक है। तो सहनवाज कह रहे हैं सर मेरा भी नाम ले लो। बच्चे ले तो लिया आपका नाम। अभिषेक साहब कह रहे हैं सर क्वेश्चन पीडीएफ प्रोवाइड कर दो क्योंकि घटना चक्र के साथ साथ भी क्वेश्चन लगाने हैं। तो पहली बात तो बच्चे, अगर घटना चक्र की बुक आप कर रहे हो तो इससे बेस्ट तो बुक कोई है नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे आपको क्वेश्चन देता रहूं। बॉबी साहब कह रहे हैं सर ट्यूमिनल्स क्या होता है, प्लीज टेल मी, एंड आर्टिकल्स को याद रखने पड़ेगा सभी को। तो जो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है वो तो याद रखने पड़ेंगे। और ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, न्यायाधिकरण, ये बच्चे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323 ए में और 323 बी में है। ठीक है। जैसे एनजीटी अपने आप में एक ट्रिब्यूनल्स है जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहते हैं, और ये एनवायरमेंट के लिए काम करता है। ठीक है। तो बच्चों आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। कमल कह रहे हैं सर गुरुजी मैं अलीगढ़, आओ आप। तो बिल्कुल आएंगे बच्चे, हम भी आ गए हैं। सीबी भी कह रही है हम भी आ चुके हैं। चलिए खैर। तो बच्चे खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो बच्चे ये टॉपिक है प्रेमबल का। कल की क्लास में मैंने आपको जो बताया वो कुछ बेसिक बातें बताई, जैसे गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बताई थी, और इसके अलावा गवर्नमेंट के अलावा कुछ संविधान के रिगार्डिंग बातें बताई, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि भाई हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं, और पार्ट में ऑप्शन 22 भी है और ऑप्शन में अगर ऑप्शन में 25 भी है, तो आप प्राथमिकता प्रेफरेंस किसको दोगे, 22 को दोगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्टिकल्स 395 हैं या 465 हैं, तो ऑप्शन दोनों आते हैं, तो पहली प्राथमिकता आप 395 को ही दोगे, क्योंकि आर्टिकल्स अगर हम नंबर के रूप में देखें, आखिरी संख्या के रूप में, तो 395 ही है। ठीक है। शेड्यूल में सीधा सीधा है कि अगर पूछा जाता है कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कितने थे, अनुसूचियां कितनी थी, तो 8 थे, और आज कितने प्रेजेंट में 12 हैं। तो कुछ हमने बेसिक चीजों के रिगार्डिंग हमने चर्चा किया था कि भाई सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के स्तर कितने होते हैं, सरकार कैसे काम करती है, विधायिका लेजिस्लेचर का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, जुडिशरी का काम क्या होता है, देन इसके अलावा संविधान का मतलब क्या है, संविधान है क्या, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो बच्चे ये आपकी जो है अब यहाँ से क्लास स्टार्ट हो जाती है। पहली क्लास में मैंने आपको सिलेबस बताया था, सेकंड क्लास में मैंने सरकार के रिगार्डिंग और संविधान के रिगार्डिंग बताया। तो आज हम टॉपिक यहाँ से प्रेमबल से शुरू करते हैं। हालांकि देखो, जो एक्ट वगैरह की बात कर रहे हो कि अंग्रेजों के टाइम में जो एक्ट बना, जो संविधान सभा बनी, तो वो चीजें मैं बाद में करवाऊंगा, लेकिन एक क्योंकि सही तरीके से आपको चीजें समझ में आए, देन इसलिए मैंने प्रेमबल से स्टार्टिंग करवा रहा हूं, क्योंकि यहां से ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करो। देखो, प्रेमबल यानी कि प्रस्तावना, इसको हम उद्देशिका कहते हैं।
अब बात आती है कि जैसे हम अपने प्रेमबल को पढ़ते हैं तो हमारी एनसीईआरटी की जितनी भी बुक होती हैं वहां सबसे पहले प्रेमबल दिया होता है संविधान का कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जहां पर डेमोक्रेसी की बात, सॉवरिन की बात, सोशलिज्म की बात, सेकुलरिज्म की बात, इस तरह की तमाम तरह की बातें इसमें पॉइंट दिए गए हैं। लेकिन अब बात आती है बच्चे आपके दिमाग में कि पहली बात तो प्रेमबल दिया क्यों है हमारे संविधान में। तो हालांकि देखो हमने अपने देश में लगभग 60 से 70 देशों से कुछ ना कुछ उठाया है हमने अपने संविधान में। तो ये जो प्रस्तावना की बात उठाई है हमने ये अमेरिका से ली है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में प्रेमबल को दिया था। ठीक है, इतनी बात समझिए आप, इतनी बात समझ में आ गया। तो हमने भी क्या है, संविधान की स्टार्टिंग होने से पहले प्रेमबल को दे दिया, प्रेमबल को दे दिया, यानी कि प्रस्तावना जिसको हम उद्देशिका कहते हैं। लेकिन बात आती है कि भाई बहुत से थिंकर्स ये मान के चलते हैं कि प्रेमबल संविधान का आत्मा और हृदय है। क्यों माना जाता है ये? इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हमारे संविधान का सार है। तो हमें पूरा संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संविधान का, यानी कि हमारे संविधान का नेचर क्या है, हमारा संविधान किन बातों पे फोकस करता है, तमाम तरह की जो क्वेश्चनों के आंसर है वो हमारा प्रेमबल प्रस्तावना दे देता है। इसलिए बहुत से थिंकर्स ये मान के चलते हैं कि भाई प्रस्तावना संविधान का क्या है, संविधान की आत्मा और हृदय है, यानी कि प्रेमबल इज द सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब बात ये आती है बच्चे दिमाग में कि जैसे कई क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठ के चलते हैं कि जो ये प्रस्तावना हमारे संविधान में दी गई है इसकी उपयोगिता क्या है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसकी रिलेवेंसी क्या है आज। तो पहली बात तो सबसे पहले हम जब रिलेवेंसी की बात, यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, उपयोगिता की बात करते हैं, तो पहली बात तो ये कि हमारे शासन व्यवस्था का, यानी कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो उपयोगिता यही बात तो बताता है। दूसरी बात, हमारा संविधान किन बातों पे फोकस करता है, हमारे संविधान का नेचर कैसा है। तो ये तमाम तरह की बातें उपयोगिता को बताती हैं। ठीक है, हमारे संविधान जो है, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो वो तो जनता है ही। ठीक है, क्योंकि शुरू में ही जब हम प्रेमबल को पढ़ते हैं तो उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है कि हम भारत के लोग हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में बच्चों ये उठता है, क्या प्रेमबल में, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता आर्टिकल 368 के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का भी हम जवाब देंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 368 के अनुसार हमारी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब और भी बातें हमारे दिमाग में जैसे उठती हैं बच्चे कि भाई क्या भारतीय संविधान का ये जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग माना जाता है, नहीं माना जाता। तो इसको लेकर भी बच्चे कई केस उठे। आज की डेट में अगर हम देखें तो प्रस्तावना संविधान का अंग माना जाता है। हालांकि इसको लेकर बेरूबरी केस 1960 में आया, गोलकनाथ केस 1967 में आया था, केशवानंद केस भी 1973 में आया, और इसके अलावा आप देखोगे तो एक 93 में भी जो केस, एक बॉम्बई केस आया था। तो ये तमाम तरह के केसों ने कुछ ना कुछ बोला प्रेमबल के रिगार्डिंग। लेकिन कुल मिलाकर कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो प्रेमबल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अकॉर्डिंग टू केशवानंद केस। ठीक है, जो 1973 में आ चुका है, उसने अपना डिसीजन दिया था। लेकिन और भी बातें उठती हैं कि मान लो कि कार्यपालिका और विधायिका, जो हमारे देश की जो एग्जीक्यूटिव है और जो संसद है, अगर वो कोई ऐसा कानून बना देती है कि जो हमारी प्रस्तावना के खिलाफ है या उसके विरुद्ध है, तो क्या उसमें उस कानून को बदला जा सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है। अगर कोई ऐसी बात है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ती है या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को सीमित करती है, तो वहां पर जुडिशरी जो है, जुडिशल इंटरफेयर के थ्रू, यानी कि जुडिशल रिव्यू के थ्रू न्यायिक पुनरावलोकन करके पार्लियामेंट के कानून को भी रिजेक्ट करने का अधिकार रखती है कि अगर कोई कानून विधायिका या संसद कोई ऐसा कानून बनाती है। तो बच्चे मैंने एक शॉर्ट वे में आपको क्या बातें बताई, शॉर्ट वे में मैंने बताई कि भाई संविधान की प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, हमारा संविधान, हमारा जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है या नहीं है,
फिर बात आती है कि आर्टिकल 368 के अनुसार प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। चौथी बात मैंने आपको बताई कि भाई अगर विधायिका या कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बना देती है जो प्रस्तावना को सीमित करती है, ठीक है, तो क्या वहां पर न्यायपालिका इंटरफेयर कर सकती है? तो बिल्कुल बच्चे कर सकती है। खैर, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हमारा जो प्रस्तावना जो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। खैर, उसको हम बाद में देखेंगे। इसके अंदर जो तमाम तरह के वर्ड हैं, जैसे सॉवरिन संप्रभुता की बात की गई है, सोशलिज्म समाजवाद की बात की गई है, इसके अंदर डेमोक्रेसी की बात की गई है, फ्रीडमनेस स्वतंत्रता की बात की गई है, इक्वलिटी समानता की बात की गई है, ठीक है, यूनिटी और इंटीग्रेशन एकता और अखंडता की बात की गई। तो तमाम तरह के जो ये वर्ड हैं, जैसे रिपब्लिकन गणतंत्र है, ये तमाम तरह के वर्ड को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, बताएंगे कि इनका मतलब क्या है, कि सेकुलरिज्म पंथ निरपेक्षवाद का मतलब क्या है, सोशलिज्म समाजवाद का मतलब क्या है, सॉवरिन संप्रभुता का मतलब क्या है। ठीक है बच्चे, तो आई थिंक तो ये आप इतना समझे बच्चों के नहीं समझे? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो पहली बात तो हम बच्चे प्रेमबल में एक बात समझते हैं कि ये जो प्रेमबल है, तो ये इसका जो सोर्स है वो क्या है? इसका सोर्स बच्चों यूएसए है। ये हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बात बताई कि अमेरिका पहला देश था जिसने अपने संविधान में प्रेमबल को दिया, और अधिकतर देशों ने प्रेमबल जो है अमेरिका से ही उठाया है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो सोर्स है वो अमेरिका है। ठीक है, दूसरी बात, अब इसमें एक पॉइंट आता है कि बच्चे इसका जो बेस है, प्रस्तावना का जो बेस है, तो वो क्या है? तो एक हुआ क्या था कि बच्चे 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसको कहते हैं बच्चों हम उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। ये हालांकि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? बाय जेएल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? जेएल नेहरू ने, जिसको 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो कुल मिलाकर पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा 13 दिसंबर 1946 को किसके समक्ष? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के समक्ष जो रखा, इसी को आज हम वर्तमान में क्या कह देते हैं? इसी को हम प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो उद्देशिका है या जो प्रस्तावना है, इसका बेस क्या है? तो इसका बेस उद्देश्य प्रस्ताव है, जो कि पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को किसके समक्ष रखा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के समक्ष रखा था। अब बात आती है कि बच्चों ये जो प्रेमबल है, तो इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट है बच्चों जो हमें समझने हैं। कि जैसे पहला पॉइंट तो बच्चों यही है कि प्रेमबल इज ए सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि बहुत से थिंकर्स ये मान के चलते हैं कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? हृदय यानी कि आत्मा और हृदय है। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा और हृदय है। क्या है बच्चों? आत्मा और हृदय है, राइट। लेकिन बात कभी कभी आती है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा हृदय किसको माना गया है? तो पहला पॉइंट तो बच्चों की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और हृदय क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है। हमारा संविधान किन बातों पर फोकस करता है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का नेचर क्या है, तमाम तरह की बातें जो है प्रेमबल बताता है। तो इसलिए बहुत से थिंकर्स यानी कि जो विद्वान हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो संविधान की आत्मा हृदय प्रेमबल को कहते हैं। लेकिन बात आती है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि भाई हम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर की अगर हम बात करें, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को हम संविधान का क्या कहते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहते हैं एक तरीके से। तो इनके अनुसार अगर हम देखें तो इनके अनुसार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो रेमिडीज है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। अब ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? पार्ट 3 में, जिसमें फंडामेंटल राइट है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में है। ठीक है। अब देखो यहां बच्चों समझने की एक बात आप समझिए कि अगर आपसे सिंपली ये पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा और हृदय किसको कहा जाता है, तो आंसर आएगा सिर्फ प्रेमबल, प्रस्तावना। लेकिन पूछा जाता है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा और हृदय किसको माना जाता है, तो आंसर आएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा और हृदय इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों के रिगार्डिंग बात की गई है कि हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, और ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो आर्टिकल 32 में है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का शोषण होता है, कोई सरकार, कोई व्यक्ति या कोई संस्था हमारे मौलिक अधिकारों का शोषण करती है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार हमारे मौलिक अधिकारों का बचाव करेगा। क्योंकि इसमें रिट 5 टाइप की रिट होती हैं, जैसे कि हैबियस कॉर्पस है, इसमें मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्च्योरारी है और क्यू वारंटो है। यानी कि इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा की बात की गई है। ऐसी ये पावर जो है हाई कोर्ट के पास भी है आर्टिकल 226 के अनुसार। ठीक है। तो बच्चे यहां पर बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो यहां पर मैंने 2 पॉइंट बताए। अब उसके बाद हम आगे की बात देखते हैं कि भाई अब दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि भाई प्रेमबल जो है, यानी कि प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि मैंने जैसे आपसे कहा था कि भाई वाकई क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। तो मैं आपको बता दूं कि एक बेरूबरी केस आया था। क्या आया था बच्चों? एक बेरूबरी केस था, सुप्रीम कोर्ट में आया था। ये बात थी 1960 की, जिसमें यह कहा गया बेरूबरी केस में कि भाई प्रेमबल जो है इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। क्या बोल दिया गया सीधा सीधा कि इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। लेकिन बाद में इसको लेकर और भी केस आए। अब केस क्या आए? केस उसके बाद इस प्रेमबल जो बेरूबरी केस था 1960 का, हालांकि इसमें बेरूबरी केस में जो है आपको बता दूं कि 7 जजों की बेंच बनी थी और छोटी बेंच के डिसीजन को बड़ी बेंच चेंज कर सकती है। फिर इसको लेकर आया केशवानंद केस। कौन सा केस आया बच्चों? केशवानंद केस आया। ये केशवानंद जो केस आया वो कब आया? ये 1973 की बात थी और इसमें 13 जजों की बेंच बनी और इसने बेरूबरी केस के डिसीजन को चेंज कर दिया और इसने कहा कि प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसने सीधा कह दिया कि जो प्रेमबल है वो हमारे भारतीय संविधान का भाग है और उसको भाग माना जाना चाहिए, कि प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसको भाग माना जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझे बच्चों? हालांकि गोलकनाथ केस भी आया था इसको लेकर। ठीक है, एक बॉम्बे केस भी आया था इसको लेकर, यानी कि बॉम्बे केस भी आया था। तो अभी बताऊंगा बच्चों, बस फिलहाल इतना समझो कि बेरूबरी केस में 1960 में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन बेरूबरी केस को किसने पलटा? केशवानंद केस ने। 13 जजों की बेंच बनी और इससे बड़ी बेंच आज तक हमारे इतिहास में कोई आज तक भी नहीं बनी और इसने बेरूबरी केस को चेंज करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है।
तो यहां पर बच्चों मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि जब हम प्रस्तावना या उद्देशिका की बात करते हैं तो इसका सोर्स यूएसए है, ठीक है। हम बेस की बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया और इसी को आज हम प्रेमबल या प्रस्तावना कहते हैं। हालांकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो जो लैंग्वेज ऑफ प्रेमबल का जो सोर्स है, प्रस्तावना की भाषा का सोर्स बच्चे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब यहां पर बात आती है कि प्रेमबल इज ए सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा हृदय है। क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रस्तावना एक तरीके से संविधान का सार है, ठीक है, जो उसकी उपयोगिता को दर्शाता है, संविधान की उपयोगिता को। तो बहुत से थिंकर्स इसको ही मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा हृदय किसको माना जाता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को माना जाता है, जो कि हमारे आर्टिकल 32 में है, जो फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकारों में है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आर्टिकल 32 के अनुसार हमारे मौलिक अधिकारों का बचाव कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। यहां पर मैंने कहा कि एक क्वेश्चन फिर उठा कि प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, क्या प्रेमबल संविधान का भाग है। तो इसको लेकर केस आए, तो अभी और भी केस बताऊंगा। तो बेरूबरी केस में सीधा सीधा कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद केस में यह कहा गया कि प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रस्तावना संविधान का अंग माना जाइए और संविधान का अंग वो आज है भी, ठीक है। तो लिख लो बच्चे, पहले इसको लिख लो। तो इसको पहले पॉइंटों को आप लिख लीजिए बच्चे। कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो मेरे से पूछ लेना। आपके लिए डी.के. चौधरी की आपको कोई भी किसी भी क्लास में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले आप इसको लिखिए, लिखने का भी मैं पूरा टाइम दूंगा आप लोगों को। तो बच्चे हिंदी में भी मैं लिख रहा हूं, ऐसी बात नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज है। यहाँ का मतलब है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, एक बात पूछी गई है। तो बेरूबरी केस में कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें कह दिया गया कि प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। लिखो बच्चे, जल्दी से लिखो। आप लोगों के लिए बच्चे वैसे एक खुशखबरी बस यही देना चाहूंगा मैं कि अब मेरी आगे से जो भी क्लास चलेंगी तो रोजमर्रा की जो भी खबरें हैं पॉलिटी के रिगार्डिंग, जैसे आज का न्यूज़पेपर पॉलिटी के रिगार्डिंग क्या बोलता है, सरकार ने क्या डिसीजन लिए, तो शुरू की क्लास में सबसे पहले 10 मिनट का उस टॉपिक में डिस्कशन करूंगा। देन उसके अलावा जब मेरा कोई टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हालांकि टॉपिक के रिगार्डिंग तो पूरा मैं बताऊंगा ही, आप क्वेश्चन आंसर भी निकालेंगे, लेकिन साथ में जो मेंस में कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक आध क्वेश्चन भी आपको समझा दूंगा, बता दूंगा कि किस तरीके से उसका आंसर राइटिंग आप कर सकते हो और किस तरीके से उसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो मनीष जी, जो आप पूछ रहे हो ना कि प्रस्तावना को कब अपनाया गया, तो भैया जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो ये प्रस्तावना तो तभी आ गया था, लेकिन इसको लेकर बहस होने लगी, क्या इसको संविधान का अंग माना चाहिए, नहीं माना जाना चाहिए, तो इसको लेकर ही तो केस आए। लेकिन केशवानंद जो केस है उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रस्तावना संविधान का क्या है, अंग है, और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाना चाहिए, इस तरह की बात इसमें कर दी गई। बच्चे एक लक्ष्मीकांत की बुक आप ले सकते हो, जो आप पूछ रहे हो कि जो लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसे ले या नहीं ले, तो लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हो। सोनू साहब कह रहे हैं कि सर डाउट्स बता दीजिए, तो पूछो बच्चों डाउट्स क्या है। बच्चे जो आप सीवी कह रहे हो ना कि संविधान की कुंजी भी तो प्रेमबल को कहा जाता है, तो संविधान की जो कुंजी है तो अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बातें कही हैं, कि जैसे के.एम. मुंशी ने कहा है कि उद्देशिका जो है वो क्या है, पॉलिटिकल हॉरोस्केप है। क्या है? पॉलिटिकल हॉरोस्केप।
हॉरोस्कोप है। तो अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे बच्चे के एम मुंशी ने क्या कहा कि ये हमारी संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल है। अलादि कृष्णा स्वामी जो अय्यर है उसने कहा कि प्रेमबल इज ए थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग है। और एन ए पालकी वाला ने कहा कि संविधान का ये जो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बातें कह दी गई हैं। समझे कि नहीं समझे इस बात को? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो बेरोबरी जो बेंच बनी थी उसमें 7 जजों की बेंच थी जिसमें ये डिसीजन दिया गया था कि प्रेमबल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। मनीष कह रहे हैं सर नेहरू वाला पॉइंट बता दो। तो नेहरू वाला पॉइंट बच्चे ये था कि जैसे प्रस्तावना की बात की जा रही है तो ये जो प्रस्तावना का जो आधार था वो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव था कि ये पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष जो जिसने हमारे संविधान को बनाया था 13 दिसंबर 1946 को रखा, लेकिन 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया था और इसी को बाद में आके जो है प्रेमबल का नाम दिया गया। तो ये जो संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है, जो बेस है, वो पंडित नेहरू के द्वारा दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव ही है। ठीक है। सिद्धार्थ जी जो है लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हो, और वैसे तो बुक लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशियंट है, सारे क्वेश्चन आपके बड़े आराम से हो जाएंगे। सर लॉ कैसे बनते हैं पार्लियामेंट में और प्रेमबल का बेसिक मीनिंग क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, प्लीज टेल मी। तो अभी नालायक को मैंने अभी क्या बताया था तुम्हें, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। ठीक है। सर मेरा डाउट तो लो। रिंकू साहब क्या पूछ रहे हो? सर एनी मिनिस्टर इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। हाँ बिल्कुल बच्चे, जो संसदीय समितियां होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटियां होती हैं, उनमें कोई भी मिनिस्टर उनका मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है। और बट अगर वो सब एमपी होता है तो मिनिस्टर ही हुआ। प्लीज क्लियर माय डाउट। तो भैया ना भैया एक बात बताओ रिंकू साहब, मैंने एक क्लियर बात बताई। जैसे संसदीय समितियां होती हैं पार्लियामेंट में, जैसे आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, एस्टीमेट कमेटी आकलन समिति हो गया, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हो गया, लोक लेखा समिति यानी कि एक तरीके से लोक उद्यम समिति हो गया, या इसके अलावा आपका जैसे और भी कोई डिपार्टमेंटल कमेटी है या SC ST कमेटी है या फिर और भी कोई कमेटी है। तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटियां जितनी भी होती हैं जिनमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं, कोई भी मंत्री इन कमेटियों का मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन मंत्री भी हालांकि एमपी ही होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे मंत्री तो एमपी नहीं होते, सारे के सारे एमपी तो मंत्री नहीं होते। भाई एमपीओ में से ही तो मंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन सभी एमपी थोड़ी मंत्री बन जाते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि संसदीय जो समितियां बनती हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो उनमें मेंबर लोकसभा राज्यसभा के होते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री इनका मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटियों का नहीं बन सकता। इतना ध्यान रखिए। ठीक है। हो गया बच्चों, लिख लिया? तो रिंकू साहब अब तो संतुष्ट हो, आपको बता दिया, आपने 5 बार पूछा है, मैंने देख लिया। ठीक है। अब आगे बढ़े बच्चों, ये लिख लिया आप लोगों ने कि नहीं लिखा? तो लिख लिया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों हम। इसके बाद क्या बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चे, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आज हमें बिल्कुल क्लियर करवाना है ताकि आप जो घर पे जाके आज इसके क्वेश्चन निकाल सको कि क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो बात आती है कि ये जो हमने कहा कि भाई प्रेमबल जो है वो संविधान का अंग है कि नहीं है। तो मैं आपको फिर से एक बता दूं कि जैसे एक बेरूबरी केस आया। कौन सा केस आया? बेरूबरी केस। और बेरूबरी केस कब आया? 1960 में आया। हालांकि गोलकनाथ केस में भी इसके रिगार्डिंग बात की गई थी। ये गोलकनाथ केस कब आया बच्चे? 1967 में आया। हालांकि जो केशवानंद केस है, केशवानंद केस आया 1973 में। और बॉम्बई केस आया, SR बॉम्बई केस, ये 1993 में आया। अब देखो
ये प्रेमबल को लेकर ही इन्होंने क्या अपनी बात रखी थी। जैसे बेरूबरी केस आया 1960 में, तो जब बेरूबरी केस 1960 में आया तो बेरूबरी केस ने 1960 में क्या बोला था? बेरूबरी केस ने 1960 में कहा कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो बेरूबरी केस से ही तो स्टार्टिंग हुई, क्योंकि इसको लेकर बहस हो गई क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो प्रेमबल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि गोलकनाथ ने ये कुछ नहीं कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इसने कहा कि भाई प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसने क्या कहा कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है, बस सिर्फ ये बोल दिया, लेकिन इस पर इसने डिस्कशन नहीं किया कि भाई ये संविधान का भाग है या नहीं है, कि इसने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। अब केशवानंद ने क्या है, बेरूबरी केस को पलट दिया, किसको? इसको। और केशवानंद में 13 जजों की बेंच बनी थी और इसने कहा कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग है और संविधान का अंग माना जाना चाहिए। लेकिन केशवानंद केस में एक बात और कही गई जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि भाई यहां पर जब एक मुद्दा आता है कि भाई आर्टिकल 368 के अनुसार हम प्रस्तावना में संविधान संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ध्यान से सुनना बच्चों। तो आर्टिकल 368 के अनुसार आज की डेट में हम प्रस्तावना में भी बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि केशवानंद केस ने अपने डिसीजन में क्या कहा कि भाई प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो है। साथ में केशवानंद ने जब फंडामेंटल राइट को लेकर मामला उठा था तो उसमें एक डिसीजन और दिया था कि केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारा संविधान का कोई भी भाग हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार हो या संविधान का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे पार्ट 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो या कुछ भी हो, कि उनमें भी परिवर्तन आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब संविधान के मूल ढांचे की बात की गई कि भाई संविधान का मूल ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तो कोई डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे जैसे हमारे पास केस आते जाएंगे हम बताते जाएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। लेकिन आज की डेट में देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सोशलिज्म यानी कि समाजवाद है, सेकुलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षवाद है, यूनिटी और इंटीग्रेशन एकता और अखंडता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्वतंत्र न्यायपालिका है, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पूर्णावलोकन है, ठीक है, ठीक है, इसके अलावा इक्वलिटी समानता है, फ्रीडमनेस यानी कि स्वतंत्रता है, ठीक है, बेसिक यानी कि रूल ऑफ लॉ विधि का शासन है। ये तमाम तरह की बातें जो हैं वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर में मानी जाती है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि केशवानंद केस में सीधा सीधा कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाना चाहिए, और साथ में प्रस्तावना में आर्टिकल 368 के अनुसार बदलाव भी किया जा सकता है अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो सीमित नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं हो सकता, ऐसा केशवानंद केस में कहा था। अब एसआर बॉम्बे केस क्यों आया? तो ये तो भाई पहले तय हो चुका था कि प्रेमबल संविधान का अंग है, लेकिन एसआर बॉम्बे केस में क्या कहा गया कि इसमें कुछ पॉइंट रखे गए। इसमें रखा गया कि भाई जैसे कि पंथ निरपेक्षवाद है जिसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म। जैसे कि इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू है, नहीं जुडिशियल रिव्यू नहीं, जैसे कि इसके अलावा सोशलिज्म है यानी कि समाजवाद है, जैसे कि यूनिटी और इंटीग्रेशन है यानी कि एकता और अखंडता है, एकता और अखंडता। तो ध्यान से समझना बच्चों। तो इसमें सीधा सीधा ये कहा गया इस केस में कि ये जो सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षवाद है, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद है, यूनिटी और इंटीग्रेशन, इसके अलावा अन्य और भी हैं, ये क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान का मूल ढांचा है, संविधान के मूल ढांचे में आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो बच्चों थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको हो रही होगी, मैं सिंपल वे में बता दूं कि बेरूबरी केस में सिंपली कह दिया गया कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि भाई प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। केशवानंद केस ने बेरूबरी केस को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्योंकि इसमें 13 जजों की बेंच बनी थी।
हालांकि गोलकनाथ केस में अब 11 जजों की बेंच बनी थी और साथ में केशवानंद केस में यह भी कह दिया गया कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा होगा उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हालांकि एसआर बॉम्बे केस आया 1993 में, तो इसने कहा कि जो पंथ निरपेक्षवाद है, सोशलिज्म, जो समाजवाद है, जो एकता और अखंडता है, ये भी संविधान के मूल ढांचे में आते हैं। यानी कि इसका मतलब कि संविधान के मूल ढांचे में जो भी शब्द आएंगे तो उनमें बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान का वो मूल ढांचा है, उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंथ निरपेक्षवाद संविधान का मूल ढांचा है, ये किस केस में कहा गया? एसआर बॉम्बे केस में कह दिया गया। ठीक है, जैसे सोशलिज्म है, यूनिटी और इंटीग्रेशन है। क्लियर बच्चे, समझ में आया? तो यहां तक आ गया होगा बच्चों। तो लालचंद कह रहे हैं कि सर एक बात बताइए, पॉलिटिकल साइंस में और इंडियन पॉलिटी में क्या डिफरेंस है? तो बच्चे, इंडियन पॉलिटी तो होती है भारतीय राज्यव्यवस्था, और भारतीय राज्यव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि राज्य की व्यवस्था। समझे कि नहीं समझे? कि राज्य की व्यवस्था, इसको पॉलिटी कहते हैं, इंडियन पॉलिटी। कि आप जानते हो कि राज्य की व्यवस्था कैसे चलती है, क्योंकि गवर्नमेंट होती है। अब बात आती है, आपने पूछा जी कि पॉलिटिकल साइंस होता है, तो पॉलिटिकल साइंस होता है बच्चे राजनीतिक विज्ञान कि भाई राजनीति का विज्ञान। इसमें थ्योरी भी आ जाती है। क्या आ जाती है? थ्योरी, यानी कि कोई सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत कैसे पैदा हुआ। तो इंडियन पॉलिटी तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है, व्यवहारिकता को दर्शाता है कि व्यवस्था कैसे काम करती है। जबकि पॉलिटिकल साइंस में सिद्धांत भी आ जाते हैं कि कोई सिद्धांत कैसे काम करता है। जैसे समाजवाद क्या है, सोशलिज्म क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, ठीक है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या है, ठीक है, मैक्स वेबर की थ्योरी क्या है। तमाम तरह के थिंकर्स की अपने अपनी पॉलिटिकल साइंस को लेकर, कुछ सिद्धांतों को लेकर जो पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांत हैं उन पर अपने विचार भी हैं। तो पॉलिटिकल साइंस तो राजनीति का विज्ञान होता है, और जबकि इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्यव्यवस्था होती है, जिसमें एक राज्य की व्यवस्था के विषय में बताया जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटी पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट होता है। तो लालचंद समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, दिनेश दिनेश कह रहे हैं सर क्लास स्टार्ट है, तो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हैं। मंतोष कह रहे हैं कि एमसीक्यू टाइप बैच आएगा, तो अभी तो यहां तक है, बैच आना चाहिए। सोनू साहब कह रहे हैं बेरूबरी जज में कितने? 7 जज थे। स्वाति कह रही है सर ये वर्ड्स सब प्रेमबल में आते हैं, तो प्रेमबल में भी चेंज नहीं हो सकता? नहीं बच्चे, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि प्रेमबल में भी चेंज किया जा सकता है। जैसे हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, भाईचारा, तो ये भाईचारा जो शब्द है, हम इसको जस्टिसिएबल नहीं बना सकते। भाई भाईचारा तो एक तरीके से, भाई हमारा संविधान कहता है कि भाईचारा होना चाहिए, लेकिन भाईचारे को हम जबरदस्ती थोड़ी थोप सकते हैं किसी पे। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में भी ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो कि जस्टिसिएबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रेमबल इज ए जस्टिसिएबल, क्या प्रेमबल वाद योग्य होता है? तो बच्चे, प्रेमबल जो है वाद योग्य नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, ये बाउंडेड होते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, लेकिन प्रेमबल वाद योग्य नहीं होता। यानी कि प्रेमबल के आधार पर कोर्ट डिसीजन नहीं दे सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट के आधार पर दे सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रेमबल है, अगर प्रेमबल में कोई वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है तो वहां बदलाव नहीं हो सकता। अन्यथा प्रेमबल में भी आर्टिकल 368 के अनुसार बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि प्रेमबल इज नॉट ए जस्टिसिएबल, प्रेमबल वाद योग्य नहीं होता। इनके आधार पर कोर्ट अपना डिसीजन नहीं दे सकता। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? तो यहां पर बच्चे आपको समझ में आ गया? अरे भैया रिंकू साहब को थोड़ा समझाओ। ये कह रहे हैं कि सर मैंने सभी एमपी को मिनिस्टर मान लिया था, दैट वाई गेट्स कंफ्यूज्ड। अच्छा, इसलिए कंफ्यूज थे। तो बच्चे रिंकू साहब आप समझ में आ गया, सभी मिनिस्टर जो होते हैं, हालांकि वो एमपी होते हैं, चाहे वो लोकसभा का मेंबर होगा या राज्यसभा का, किसी एक का तो होगा, लेकिन सभी एमपी मंत्री थोड़ी होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? सभी एमपी मंत्री नहीं होते। रिंकू सर कह रहे हैं कि थैंक यू सर फॉर क्लियरिंग माय डाउट। तो बच्चे आप समझ में आ गया। वैभव कह रहे हैं कि सर मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं। ठीक है,
तो यहां तक तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? कुल मिलाकर अब जितना मैं बता रहा हूं बच्चों उतना समझने की कोशिश करो। तो बेरूबरी केस में क्या कह दिया गया? ये कह दिया गया सीधा सीधा, देखो एक सिंपल सी बात समझना कि अगर किसी केस को कोई दूसरे किसी केस को अगर उसके जजमेंट को चेंज किया जा रहा है तो यानी कि इसका मतलब उससे बड़ी बेंच ही उसके जजमेंट को चेंज कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है, बेरूबरी केस को केशवानंद ने पलटा तो इसका मतलब बेरूबरी केस में जितने जज होंगे उससे ज्यादा जज तो केशवानंद में होंगे, और आज तक सबसे बड़ी बेंच तो केशवानंद में ही बैठी है, 13 जज से ऊपर तो आज तक कोई बेंच ही नहीं बनी। हालांकि संविधान का अगर कोई मामला उठता है तो कम से कम उस पर 5 जजों की बेंच होनी चाहिए, क्योंकि 5 जजों की बेंच ही संविधान में संशोधन कर सकती है अगर कोई संविधान का कोई मामला उठता है। ठीक है, इस तरह की कोई बात उठती है, जैसे अभी अयोध्या मामले पर 5 जजों की सीटिंग हुई थी, 3 तलाक के मामले पर 5 जजों की बेंच बनी थी, आपने देखा भी होगा। तो कम से कम 5 जजों की बेंच बनती है जब कोई संविधान का मामला उठता है। तो कुल मिलाकर बेरूबरी केस में क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। गोलकनाथ केस में सिर्फ ये कहा गया कि संविधान की ये आत्मा है प्रस्तावना, और केशवानंद में सीधा सीधा कह दिया गया कि प्रेमबल जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। साथ में एक बात और जोड़ दी गई कि हमारे प्रस्तावना में भी आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान का अगर वो मूल ढांचे में कोई भी चीज आएगी तो वहां परिवर्तन नहीं हो सकता। हालांकि एसआर बॉम्बे केस में सीधा सीधा कहा गया कि कुछ पॉइंट रख दिए गए कि भाई पंथ निरपेक्षवाद है, समाजवाद है, एकता और अखंडता इस संविधान के मूल ढांचे में आते हैं, इसका मतलब इनमें बदलाव नहीं हो सकता। हालांकि संविधान के मूल ढांचे में कई बातें आती हैं जो अलग अलग टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में रखी। खैर इतना समझ में आ गया बच्चों, तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आज हम इसका जो प्रेमबल का टॉपिक है वो बच्चे पूरा करवा देंगे, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो आप ये चीज तो आप समझ में आ गया कि भाई प्रस्तावना में बदलाव हो सकता है आर्टिकल 368 के अनुसार। आपको एक बात ये भी समझ में आ गई होगी कि प्रस्तावना जो है वो वाद योग्य नहीं होते, यानी कि ये जस्टिसिएबल नहीं होते, यानी कि इनके आधार पर कोर्ट अपना डिसीजन नहीं दे सकता। और एक बात आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि अगर कोई विधायिका हमारी कानून बनाती है और वो प्रस्तावना की विचारधारा के अकॉर्डिंग नहीं है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रस्तावना जो है संविधान का सार भी है। ठीक है, अब बात आती है बच्चों, अगला पॉइंट आता है कि ये जो प्रेमबल है प्रस्तावना है इसमें एक 42 अमेंडमेंट भी हुआ था और वो 1976 में हुआ। ये काफी बड़ा अमेंडमेंट था, 42 अमेंडमेंट। आप जानते हो एक अमेंडमेंट के थ्रू हम किसी एक आर्टिकल्स में या एक पार्ट में या कई सारे आर्टिकल्स या पार्ट में भी एक साथ बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि एक संविधान संशोधन के थ्रू हम पूरा संविधान भी चेंज कर सकते हैं। तो 42 अमेंडमेंट लगभग इतना बड़ा अमेंडमेंट था कि हमने लगभग 150-200 आर्टिकल्स में बदलाव किया, देन इसी वजह से इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। तो 42 अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है बच्चों? इसको लघु संविधान भी कह दिया जाता है, क्योंकि 42 अमेंडमेंट के थ्रू हमने अपने संविधान में काफी बदलाव किए भी थे। अब 42 अमेंडमेंट के थ्रू हमने बच्चे कई वर्ड अपने संविधान में रखे, यानी कि 3 वर्ड हमने संविधान की प्रस्तावना में रखे। जैसे हमने नए वर्ड लिए सोशलिज्म, समाजवाद, एक हमने वर्ड लिया था बच्चों यहां पर सेकुलरिज्म, यानी कि पंथ निरपेक्षवाद। क्या रखा? पंथ निरपेक्षवाद। देन इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक हमने वर्ड लिया यूनिटी और इंटीग्रेशन। यूनिटी और इंटीग्रेशन यानी कि एकता और अखंडता। यूनिटी और इंटीग्रिटी लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो? इंटीग्रिटी। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एकता और अखंडता। ये बच्चों जो एकता और अखंडता मैंने लिखा है ना, ये कोई लड़की का नाम नहीं है, तो नालायक को ये लड़की का नाम नहीं है एकता और अखंडता जो मैंने लिखा है। समझ में आ गया? तो बच्चे अगर किसी को थोड़ा गलत लगता है, मैं कभी कभी नालायक आप लोगों को बोल देता हूं, तो बड़ा प्यारा शब्द है मेरा ये। ठीक है बच्चों, तो इसको गलत फीलिंग के साथ मत देखना। ठीक है, इसका मतलब ये मेरा आशीर्वाद ही है आप लोगों के लिए। तो कभी कभी प्यार से आप लोगों को मैं नालायक भी बोल देता हूं, तो इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो 42 अमेंडमेंट हुआ इंदिरा गांधी के टाइम में,
इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 3 वर्ड जोड़ दिए, एक समाजवाद को, एक पंथनिरपेक्षवाद को और एक यूनिटी। और साथ में क्या है यहाँ पर, ये यूनिटी और इंटीग्रिटी नहीं बच्चे, ओनली इंटीग्रिटी, ओनली इंटीग्रिटी को जोड़ दिया, यानी कि अखंडता को जोड़ दिया, क्योंकि एकता तो ऑलरेडी पहले से ही जुड़ा हुआ था अखंडता को। तो अब तक हमारी प्रस्तावना में ओनली 1 टाइम अमेंडमेंट हुआ है और उसके थ्रू 42 अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड जोड़ दिए, कब? 1976 में। तो इन्हें लिख लो, फिर हम आगे बताते हैं कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, विजय साहब कह रहे हैं सर बहुत अच्छा लगता है कि जब आप नालायक बोलते हो, तो भाई नालायक तो तुम हो। ठीक है, स्वाति कह रही है सर ये आशीर्वाद काम कर जाए, बस बोल लीजिए आप, हम ब्लेसिंग समझ कर रखते हैं। तो बच्चे जब तक आप सिलेक्शन नहीं लोगे ना, तो तब तक आप ये समझ लेना कि आप नालायक ही हो। ठीक है, तो ये नालायक का वर्ड तब जाएगा जब आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, हाँ बच्चे, पीडीएफ आपकी बहुत मीडियम में होगी, इंग्लिश हिंदी मीडियम में होगी। ये रिटन नोट्स भी आप लोगों को दिया जाएगा और साथ में आपको जो आपका जो यहाँ क्लासेस का जो नोट्स है वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल जी, ये आप इसको जो है सीटेट के एग्जाम में भी आप कर सकते हो, सबके लिए, सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आईएएस प्रीलिम्स हो, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे एनडीए सीडीएस का पेपर हो, चाहे यूपीएसआई का पेपर हो, सबके लिए। राजा कह रहे हैं सर आपकी क्लास में टाइम का मालूम ही नहीं पड़ता। तो थैंक्स बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एप्रिसिएशन के लिए। अतुल साहब कह रहे हैं सर आपके मुंह से नालायक शब्द हमें प्रसाद जैसा लगता है, श्री मान जी। अच्छा थैंक्स बच्चे, सर समझ में आ गया। एक और नालायक, अच्छा एक और बार बोलूं मैं? चलो खैर, थोड़ा ज्यादा ठीक नहीं है बच्चे। स्वाति कह रही है सर ये वर्ड सब नहीं, वो तो मैंने बता दिया स्वाति को सारी चीजें। अब देखो बच्चे, ये समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, ये आपने लिख लिया कि एक बार ही अमेंडमेंट हुआ, अब इनका मतलब भी हम समझेंगे, लेकिन अब आप ये समझिए कि जो हमारा प्रेमबल है, हमारी जो प्रस्तावना है, वो कैसे स्टार्टिंग होती है और उनमें किस तरह के पॉइंट लिखे हुए हैं। मैं फिर एक एक करके पॉइंट आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से समझने की बच्चों कोशिश करना। ये मत सोचना कि क्लास जो है जल्दी से जल्दी ऑफ हो जाए। तो बच्चों पहली बात तो जब हम प्रेमबल को पढ़ते हैं, जैसे आपने एनसीईआरटी की बुक में प्रेमबल पढ़ा होगा, प्रस्तावना जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि लिखा होता है कि हम भारत के लोग, ये लिखा होता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर 5 वर्ड एक साथ लिखे हुए हैं और वो 5 वर्ड कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले बात आती है किसकी बच्चे? सबसे पहले बात आती है सॉवरिन की। किसकी? सॉवरिन की। और सॉवरिन का मतलब क्या होता है बच्चों? संप्रभुता। फिर आता है आपका सोशलिज्म, और सोशलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों यहां पर? समाजवाद। क्रम से बता रहा हूं मैं आपको, असेंडिंग, और कभी कभी असेंडिंग और डिसेंडिंग भी पूछ लिया जाता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। फिर कौन से वर्ड का यूज किया है बच्चों? सेकुलरिज्म। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पंथ निरपेक्षवाद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पंथ निरपेक्षवाद, राइट। फिर उसके बाद आता है बच्चों वर्ड जो है आपका डेमोक्रेसी आ जाता है, और डेमोक्रेसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। फिर आता है बच्चों रिपब्लिक, और रिपब्लिक को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र। तो ये बच्चों क्रम में लिखे हुए हैं पांचों के पांचों। हालांकि आप जानते हो कि ये दोनों के दोनों जो वर्ड थे, ये वाले, ये बाद में जोड़े गए। और कब जोड़े गए? 1976 में 42 अमेंडमेंट करके जोड़ दिए गए। तो इसका मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इनको क्रम में लिखो, तो पहले सॉवरिन आएगा, फिर सोशलिज्म आएगा, फिर सेकुलरिज्म आएगा, फिर डेमोक्रेसी आएगा, और फिर रिपब्लिक आ जाएगा। लेकिन पूछा जाता है कि 76 से पहले क्या क्या थे? तो सॉवरिन था, डेमोक्रेसी था और रिपब्लिक था।
ठीक है, अभी इनका अर्थ भी बताऊंगा बाद में। अब तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वहां तीसरे पॉइंट में जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस का मतलब क्या होता है बच्चों? न्याय की बात की गई है। तो अब न्याय कैसा बोला गया यहां पर? न्याय बोला गया कि जैसे सोशल की बात की गई है, फिर आपका जो है इकोनॉमिक की बात की गई है। किसकी बात की गई है बच्चों? इकोनॉमिक की। और फिर आपका बच्चों पॉलिटिकल की बात की गई है, राइट। तो यहां पर मतलब क्या है बच्चों? सामाजिक है ये। सोशल का मतलब क्या है? सामाजिक। यहां पर ये क्या है? आर्थिक है। और यहां पर ये क्या है? राजनीतिक है। तो तीन तरह के न्याय की बात की गई है। कैसा जस्टिस होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होना चाहिए। हालांकि कभी कभी पूछा जाता है कि इन तीनों शब्दों का यूज कहां हुआ है। तो एक तो बच्चों प्रेमबल में तो हुआ ही है, साथ में डीपीएसपी में भी हुआ है। और डीपीएसपी का मतलब क्या होता है बच्चों? यहां इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो डीपीएसपी का मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब उसके बाद बच्चे हम आगे जब बढ़ते हैं, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो चौथे पॉइंट पर अगर हम देखें तो फिर आपकी किसकी लिबर्टी की बात कर दी गई है। और लिबर्टी में किसकी? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की बात की गई है। यानी कि कहने का मतलब है विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की बात की गई है। तो बिलीफ है, फेथ है और वर्शिप है। जैसे हम उसके बाद चौथे पॉइंट पे चलते हैं तो आगे बात लिखी हुई है बच्चों लिबर्टी। तो लिबर्टी का मतलब क्या है बच्चे? लिबर्टी का मतलब होता है, लिबर्टी यानी कि फ्रीडमनेस की बात की गई है, फ्रीडम की, स्वतंत्रता की। और स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, फ्रीडमनेस की बात करें, लिबर्टी की बात करें तो यहां पर 5 तरह की लिबर्टी है बच्चे। एक तो थॉट की बात की गई है, थॉट। एक एक्सप्रेशन की बात की गई है, एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति। फिर बिलीफ की बात की गई है, बिलीफ यानी कि फिर फेथ। और फिर यहां पर वर्शिप की बात की गई है। तो विचार है, ये अभिव्यक्ति है, ये विश्वास है, ये धर्म है और ये उपासना है। ठीक है। फिर उसके बाद 5वें पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहां पर बच्चे फिर उसके बाद इक्वलिटी की बात की गई है। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। तो समानता बच्चों कैसी होनी चाहिए? समानता एक तो स्टेटस की हो, स्टेटस का मतलब होता है बच्चों पद। और एक होनी चाहिए बच्चे अपॉर्चुनिटी की, यानी कि अवसर की समानता। ठीक है। फिर उसके बाद 6 नंबर पे, 6 नंबर पे देखें तो बच्चे फ्रेटर्निटी की बात की गई है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बच्चों बंधुत्व, यानी कि भाईचारा। क्या होता है? बंधुत्व यानी कि भाईचारा। तो फ्रेटर्निटी हमारा कैसा होना चाहिए? एक तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए। फ्रेटर्निटी कैसा होना चाहिए? एक तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हो, यानी कि खुद का आत्मसम्मान। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? स्वयं की गरिमा, स्वयं की गरिमा या स्वयं का आत्मसम्मान। और यहां पर क्या है? फिर यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई है। यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता और अखंडता, इन शब्दों का यूज किया गया। और फिर लिखा हुआ है कि आज 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष संविधान को एडॉप्ट किया जाता है। ठीक है। तो मैंने आपको बच्चों क्या बताया कि इनमें कौन कौन से प्रेमबल में वर्ड का यूज किया गया है। कि पहले नंबर पर वी द पीपल ऑफ इंडिया बोला गया है,
फिर दूसरे नंबर पे लिखा है कि सॉवरिन, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। फिर जस्टिस की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन शब्दों का यूज प्रस्तावना में भी हुआ है और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हुआ है। फिर बच्चे लिबर्टी की बात कर दी गई, लिबर्टी यानी कि फ्रीडमनेस, स्वतंत्रता, और कैसी, थॉट की, विचार की, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की, बिलीफ यानी कि विश्वास की, फेथ यानी कि धर्म की, वर्शिप यानी कि उपासना। फिर इक्वलिटी की बात कर दी गई है, समानता की, समानता कैसी, पद की और अवसर की, अपॉर्चुनिटी की। फिर फ्रेटर्निटी, बंधुत्व कैसा होना चाहिए, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जहां स्वयं की गरिमा हो और साथ में राष्ट्र की एकता और अखंडता भी हो, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो पहले बच्चों लिख लो, फिर मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझाता हूं कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, इनका मतलब होता क्या है, तो पहले लिखिए इनको। बिल्कुल, आपको, आप सभी को इसका नोट्स भी मिलेगा, रिटन नोट्स भी मिलेगा, और साथ में इसके आपको जो प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। मनीष साहब कह रहे हैं सर, जब 1976 में इमरजेंसी थी तो पीएम कैसे? तो बच्चे, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार नहीं होती, सरकार तो होती है। इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने ही तो राष्ट्रपति से लगवाया था इसको। जब तीसरी बार, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी अब तक बच्चे 3 बार ही तो लगी है, 1962 में लगी जब चाइना के साथ युद्ध हुआ, 1971 में लगी जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और 1975 में लगी। तो नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सरकार नहीं होती, सरकार तो होती है उस टाइम, लेकिन फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो छीन लिए जाते हैं नेशनल इमरजेंसी में, मौलिक अधिकार। हाँ बच्चे, राजा ने पूछा है कि सर यूपीपीसीएस 2018 में आया था क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 2018 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि इसमें कितने न्याय की बात की गई है? 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फ्रीडम नेट, जो लिबर्टी की बात, कितने लिबर्टी की बात की गई? 5 तरह की लिबर्टी, जैसे कि थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। किस तरह की समानता की बात की गई? तो 2 तरह की समानता की बात की गई, पद की और अवसर की। तो इस तरह के क्वेश्चन 2018 पीसीएस में आया, पूछा गया है। ठीक है, समझे? राजा जी बिल्कुल सही है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। सर इंटीग्रिटी वर्ड नहीं है क्या पॉइंट 2 में? नहीं, पॉइंट 2 में ये इंटीग्रिटी वर्ड जो दिया है ना बच्चे, वो यहां पर दिया है, वहां पर नहीं है। इंटीग्रिटी वर्ड यहां पर जोड़ा गया है यूनिटी के साथ, वहां नहीं जोड़ा गया। वहां तो सिर्फ सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को जोड़ा गया, लेकिन इंटीग्रिटी वर्ड यहां पर जोड़ा गया। तो अब तक हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ और 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को तो यहां जोड़ दिया गया, और जबकि यूनिटी के साथ इंटीग्रिटी को, अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। ठीक है, 1976 में सोनू साहब 3 वर्ड जोड़ दिए गए थे, एक तो आपका सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, और एक साथ में क्या जोड़ा गया था? इंटीग्रिटी यहां जोड़ा गया था। ठीक है, 70। आशीष साहब कह रहे हैं कि सर मैं आपसे मिल नहीं सकता, तो बिल्कुल बच्चे मिल सकते हैं। मुखर्जी नगर रहता हूं मैं, दिल्ली, और ये लाइव क्लास आपकी जो है मुखर्जी नगर से चल रही है, और ये लाइव क्लास है, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। और बच्चे, मैं आपके सामने डीके चौधरी, और आज डेट क्या है? तो आज बच्चे डेट क्या है? आज डेट 12 तारीख है, 12 नवंबर है। ठीक है, समझ में आ गया? बच्चे, एस अभिषेक कह रहे हैं सर एसआर बॉम्बे केस में तो ये बोला गया था, एसआर बॉम्बे केस में तो ये कहा गया था कि ये जो पंथ निरपेक्षवाद है, सेकुलरिज्म जो है, वो संविधान का मूल ढांचा माना जाएगा। जोड़ तो ये पहले ही दिया गया था, लेकिन एसआर बॉम्बे केस में ये कहा गया कि भाई संविधान का ये मूल ढांचे में आएगा। ठीक है,
सर सेकुलरिज्म का हिंदी मीनिंग धर्मनिरपेक्षवाद होता है बच्चे। नहीं, सेकुलरिज्म का जो हिंदी मीनिंग होता है वो धर्मनिरपेक्षवाद होता तो है, लेकिन हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षवाद दिया है। जब आप हिंदी को पढ़ोगे ना तो हिंदी में जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसको पंथ निरपेक्षवाद कहा गया। हालांकि इसका मतलब धर्म निरपेक्षवाद ही होता है, लेकिन बात मैं बताऊंगा कि इसको पंथ निरपेक्षवाद क्यों कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे अब सुन लो थोड़ा सा, अब समझ लेते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा जहां तक। अब हम बात आती है यहाँ की कि पहला पॉइंट कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्या मतलब है इसका? शुरू का ही पॉइंट कह देता है कि हम भारत के लोग। इसका मतलब जो संविधान की जो ताकत है, यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? खुद जनता ही तो है भाई। हमारी सरकारें संविधान के अकॉर्डिंग काम करती हैं, तो हमारा संविधान सरकारों को शक्ति देता है, लेकिन संविधान को पावर कौन देता है? जनता देती है, क्योंकि शुरू में लिख दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। समझे इस बात को? तो संविधान की शक्ति का स्रोत खुद कौन है? खुद जनता है। और आप ये भी जानते हो कि हमारे देश में बच्चों डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हमेशा मेन पावर किसके हाथ में होती है? वो जनता के हाथ में ही होती है। तो कुल मिलाकर समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, तो संविधान की शक्ति का स्रोत जनता ही होती है। और ये कहां दिया हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया में दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय लाने के लिए इस तरीके से आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अरे भैया सोनू साहब, 1976 जो हुआ था, 1976 में 92 अमेंडमेंट नहीं हुआ भाई। ये 1976 में 42 अमेंडमेंट हुआ था। 92 कहां पहुंच गए आप? सर, अफसरों की समानता लागू करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई। यदि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए तो क्या संविधान की मूल रूप से छेड़छाड़ नहीं होगी? तो बच्चों देखो, पहली बात तो बात ये आती है कि ये देखा जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान स्पष्ट करता है कि आरक्षण की व्यवस्था क्यों दी गई, ताकि सबको बराबरी मिल सके। और अगर कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को खत्म किया जाता है या संसद के माध्यम से कानून बना के खत्म किया जाता है, कोई भी तरीका हो सकता है, तो ये तभी खत्म हो सकता है कि जब ये बात तय हो जाएगी कि भाई हमने जातिवाद के आधार पर आरक्षण दिया, और जातिवाद का जो विभिन्नता था, जो एक सामाजिक आर्थिक जो एक परिवर्तन आ रहा था कि ये छोटी जातियां ये बड़ी जातियां, अगर वो परिवर्तन अब खत्म हो चुका है, ये छोटी जाति और बड़ी जातियों का भेदभाव खत्म होता है, तो तब जुडिशरी भी आरक्षण को समाप्त कर सकती है। और उसके अलावा पार्लियामेंट भी कानून बनाकर, सरकार पार्लियामेंट में कानून बनाकर आरक्षण को खत्म कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान के मूल ढांचे में नहीं आएगा, क्योंकि खुद हमारा संविधान आरक्षण क्यों देता है कि ताकि सबको बराबर अधिकार मिल सके। और बराबरी का अधिकार, ये जो असमानता की बात क्यों की गई कि छोटी जाति और बड़ी जाति, क्योंकि पहले जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम इन जातियों का डिफरेंस बहुत ज्यादा था, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन बहुत ज्यादा थे, भेदभाव ज्यादा थे। अगर ये भेदभाव खत्म हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आरक्षण व्यवस्था खत्म की जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल एलएलबी एग्जाम के लिए होंगे। अब देखो यहां पर दूसरा पॉइंट कहता है सॉवरिन, संपूर्णता। ये बहुत वाकई बहुत अच्छा वर्ड है संपूर्णता। मैंने कल स्टेट की परिभाषा बताई, और स्टेट की परिभाषा में मैंने आपको कहा कि राज्य की परिभाषा में 4 एलिमेंट का होना जरूरी है। यानी कि कोई भी देश बनेगा, कोई भी राज्य की अवधारणा बनेगी तो वहां 4 एलिमेंट का होना जरूरी है। यानी कि वहां पर एक क्षेत्र होना चाहिए उस देश का, उस देश की अपनी एक सरकार होनी चाहिए, उस देश की अपनी एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, और उस सरकार के पास एक सॉवरिन की पावर होनी चाहिए। और सॉवरिन का मतलब क्या है? मैंने कल भी बताया था कि सॉवरिन का मतलब यह होता है कि हमारे देश की कोई सरकार कानून बनाती है, चाहे वो कानून सेंटर की सरकार बनाए चाहे स्टेट की सरकार बनाए, तो हमारे देश की जब सरकारें कानून बनाती हैं तो क्या हम ब्रिटेन और अमेरिका से पूछ के बनाते हैं? नहीं बनाते। इसका मतलब हमारे देश की सरकारें डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारे देश की सरकारें कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि भारत एक सॉवरिन स्टेट है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है।
समझ में आ गया? तो संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि हमारे देश के सरकारों के ऊपर, यानी कि हमारे देश के ऊपर अन्य किसी देश का कोई अधिकार नहीं है। हमारी देश की सरकारें कानून बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। देन भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हमने 1949 में कॉमनवेल्थ की सदस्यता ली, और कॉमनवेल्थ में वो सदस्य देश आते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हों, राइट? लेकिन पंडित नेहरू ने 1949 में कॉमनवेल्थ में खड़े होकर सीधा सीधा कहा था कि बेशक आज हम कॉमनवेल्थ के सदस्य देश हैं, लेकिन इसका मतलब कॉमनवेल्थ के सदस्य देश बनने का यह मतलब नहीं है कि महारानी विक्टोरिया हमारी महारानी रहेगी। हम किसी भी तरीके से ब्रिटेन के गुलाम नहीं हैं, और जिस दिन हम कॉमनवेल्थ की सदस्यता खत्म करना चाहेंगे तो उस दिन हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि भारत क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र है। इंडिया इज ए सॉवरिन कंट्री है। समझे? तो सॉवरिन का मतलब क्लियर समझ में आ गया होगा। सोशलिज्म की बात करते हैं हम, जब समाजवाद की बात करते हैं, सोशलिज्म ये 1976 में जोड़ा गया। सोशलिज्म हमारे देश का कैसा है, समाजवाद कैसा है? हमारे देश का जो समाजवाद है वो एक तरीके से लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाता है। ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म है वो एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमिक वाली सोशलिज्म है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला समाजवाद हमारा देश का है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले समाजवाद का क्या मतलब है? कि हमारे देश में कोई भी वस्तु बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, हमारे देश में कोई भी सेवा दी जाती है, कोई भी सर्विसेज दी जाती है, तो उस पर नियंत्रण सरकार का भी होगा और उस पर नियंत्रण प्राइवेट का भी होगा। इस तरह का सोशलिज्म अपनाया गया है। जैसे मैं कहता हूं कि टेलीकॉम सेक्टर है, दूरसंचार सेक्टर है, एक सर्विस सेक्टर है, और वहां पर सरकारी कंपनियों के माध्यम से भी तो कंट्रोल है, जैसे बीएसएनएल कंपनी है, एमटीएनएल कंपनी है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों का भी नियंत्रण है, जैसे आपका टेलीकॉम सेक्टर में एयरसेल है, एयरटेल है, वोडाफोन है। तो कुल मिलाकर टेलीकॉम सेक्टर पर नियंत्रण किसका है? प्राइवेट का भी है और सरकार का भी है। तो इसका मतलब हमारे देश का जो समाजवाद है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमिक वाले समाजवाद को अपनाता है, जिसमें प्राइवेट और सरकार दोनों का एक संतुलन रखा गया, दोनों का नियंत्रण रखा गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव आया हमारे देश में बच्चे 1991 में, 1991 में, जब इकोनॉमिक रिसेशन का दौर चल रहा था, हमारे देश में आर्थिक मंदी का दौर था। नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने और उस टाइम मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बना दिए गए। तो भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, काफी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और इकोनॉमिक रिसेशन को दूर करने के लिए हमारे देश में एक एलपीजी का कंसेप्ट लाया गया। किसका कंसेप्ट? एलपीजी। अब ये जो एलपीजी है बच्चों, ये क्या है? एलपीजी का मतलब होता है बच्चों यहां पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब हुआ क्या कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इसका मतलब अब इसको बंद किया गया और हमारी इकोनॉमिक रिसेशन को दूर कर दिया गया। तो बच्चे समझ में तो आ गया होगा, यानी कि एलपीजी जो सिलेंडर में भरी जाती है, हमने उसको बंद किया और देन उसके बाद हमारी इकोनॉमिक रिसेशन खत्म होती चली गई। वह नालायक को सिलेंडर को जलाने से जिसमें एलपीजी होती है इकोनॉमिक रिसेशन दूर हो जाएगा, तो हम ही क्यों भर रहे हो भाई? एलपीजी का मतलब यहां लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है। एलपीजी का मतलब यहां पर जो है, एल का मतलब यहां लिबरलाइजेशन है, पी का मतलब यहां पर प्राइवेटाइजेशन है, और जी का मतलब यहां पर ग्लोबलाइजेशन है। समझ में आ गया? तो यहां पर एलपीजी का मतलब जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। समझे? अबे नालायक को हंस तो जाया करो, कम से कम हंसाने के लिए बोला था लेकिन हंस नहीं रहे बिल्कुल भी। 12 बजा रखे अपने अपने, तुमने अपने अपने चेहरे पे, मैं देख रहा हूं आपके सामने जो तुम्हारा चेहरा क्या कह रहा है, तो थोड़ा बहुत बच्चे हंस जाया करो। तो खैर समझ में आ गया होगा बच्चों, लिबरलाइजेशन का मतलब और प्राइवेटाइजेशन का मतलब और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है क्या। ठीक है, विनीत साहब कह रहे हैं चौंक गए हम तो। बच्चे मैं मजाक भी बड़ी साइलेंट करता हूं, ठीक है, साइलेंट मजाक होती है मेरी, समझ जाएगा मेरी बातों में ही। ठीक है, अब तो समझ में आ गया मेरी स्टाइल कि मजाक करने की भी मेरी बड़ी साइलेंट ही मजाक करता हूं मैं। अरे वाह, स्वाति कह रही है सर हमें हाँ नहीं किया था। अच्छा, आप लोगों ने हाँ नहीं किया। शिवम कह रहे हैं हा हा हा। ठीक है, अब तो हंसी आई बच्चे, अब तो लग रहा है कि अब तुम्हारे चेहरे पे 12 नहीं बज रहे।
सीवी कह रही है हम यही सोचे कि सर इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। ठीक है बच्चे। राजा कह रहे हैं कि सर आपकी बातों में हम मंत्र मुग्ध हो गए थे। ठीक है, चलो खैर अब आ जाते हैं टॉपिक पे, आ जाते हैं हम। तो बच्चे एलपीजी का मतलब मैंने क्या बताया कि लिक्विड पेट्रोल। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो बच्चों एक बात समझो, आप यहां थोड़ी समझने की कोशिश करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? निजीकरण का मतलब है कि जब हर सेक्टर को प्राइवेट के लिए आप ओपन कर दोगे तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, निजीकरण। लेकिन निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए उदारीकरण तो आना चाहिए, लिबरलाइजेशन तो आना चाहिए। तो उदारीकरण का मतलब होता है कि जब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए जब इकोनॉमिक पॉलिसी को, आप आर्थिक नीतियों को ज्यादा से ज्यादा लिबरल बना दोगे तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? लिबरलाइजेशन कहते हैं, यानी कि उसी को हम उदारीकरण कहते हैं। समझे? अब बात आती है कि बच्चे ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। यानी कि जब कोई देश अपनी इकोनॉमिक, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ देता है, यानी कि जब कोई देश अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, घरेलू अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ देता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देता है, तो उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आज आपने देखा होगा कि भाई जो ओपेक कंट्री हैं, जो पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं, जो लगभग 12 या 13 देश हैं, ये पेट्रोल निर्यात करते हैं। अगर मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल ना दें तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कमी आ जाएगी, यानी कि सप्लाई कम हो जाएगी, तो डिमांड बढ़ेगी और इससे भारत की मार्केट पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि कच्चा तेल बढ़ गया। चाइना सबसे ज्यादा जो है चावल का उत्पादन करता है, गेहूं का उत्पादन करता है। कल को मार्केट में ये गेहूं या चावल ना निकाले तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में गेहूं चावल जो है कमी आ जाएगी, सप्लाई की कमी होगी तो डिमांड बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फर्क पड़ेगा। तो बच्चे अधिकतर देश आज ओपन कंट्री वाले देश हैं, जो दूसरे देशों के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसे भारत एक ओपन कंट्री वाला देश है, खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है, और ये कई देशों के साथ अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का फर्क भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि भारत भी तो एक ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि एलपीजी का दौर आया और जिससे हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो आज हमारे देश में हर सेक्टर का बच्चे प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो भूमिगत रेलवे मेट्रो हो, चाहे वो माइनिंग खनन हो। लेकिन एक एटॉमिक एनर्जी के सेक्टर में अभी तक प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, अन्यथा हर सेक्टर में कुछ ना कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेशक हमारा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला समाजवाद को अपनाता है, लेकिन उसका झुकाव किसकी तरफ है? कैपिटलिस्टिक की तरफ है, पूंजीवाद की तरफ है। किसकी तरफ झुकाव है? कैपिटलिस्टिक की तरफ, यानी कि पूंजीवाद की तरफ झुकाव है। तो समाजवाद का मतलब बच्चों समझ में आ गया होगा। तो एक तरीके से हमारा जो समाजवाद है वो जब हमारे देश में कोई भी वस्तु बनाई जाती है या कोई भी सेवा दी जाती है तो उस पर नियंत्रण प्राइवेट का भी है और उस पर सरकार का भी नियंत्रण है। तो इस तरह का मिश्रण हमारे देश में अपनाया गया है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब बात आती है बच्चे सेकुलरिज्म की। जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, पंथ निरपेक्षवाद की बात करते हैं, तो इसको हालांकि हम धर्मनिरपेक्षवाद ही कहते हैं, लेकिन पंथ निरपेक्षवाद हमने हिंदी में लिखा है अपने प्रेमबल में, लेकिन इंग्लिश में हम सेकुलरिज्म ही कहते हैं इसको, सेकुलरिज्म। तो बच्चे बात क्या है कि हमारे देश में बच्चे कई धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है। तो भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत कोई हिंदू राष्ट्र या भारत कोई मुस्लिम राष्ट्र देश नहीं है। भारत सभी धर्मों को समान भाव से देखता है, इसलिए भारत एक क्या है? सेकुलर कंट्री है। तो हम कहते हैं कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। अमेरिका भी एक सेकुलर कंट्री है, अमेरिका भी सभी धर्मों को समान भाव से देखता है, सभी धर्मों के प्रति न्यूट्रल है। क्लियर है? जैसे हम कहते हैं कि भाई बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन भारत एक सेकुलर कंट्री है जो सभी धर्मों को समान भाव से देखती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। लेकिन हिंदी में हमने जानबूझ के क्या लिख दिया? इसको हमने लिख दिया पंथ निरपेक्षवाद। देखो इसका मतलब समझो। अब धर्मों के अंदर पंथ भी तो होते हैं, जैसे जैनों में श्वेतांबर और दिगंबर है,
मुसलमानों में शिया और सुन्नी है, तो भारत इनमें भी थोड़ी डिफरेंस करता है, इनको भी तो समान भाव से देखता है। तो धर्म के अंदर जो पंथ है उनको भी समान भाव से देखा गया, इसलिए भारत धर्म के साथ साथ पंथों को भी समान भाव से देखता है, इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र भी है। हालांकि एक बात बताओ कि बेशक भारत एक सेकुलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है भारत, लेकिन भारत जो है वो कोई भी व्यक्ति भारत का किसी भी अन्य धर्म को अपना भी सकता है, ये भी खुली छूट देता है। कोई हिंदू से मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम से सिख या ईसाई कुछ भी बन सकता है, लेकिन भारत सभी धर्मों के प्रति तटस्थता, न्यूट्रलिटी रखता है। ठीक है, अब बात आती है बच्चों डेमोक्रेसी की। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो भारत लोकतांत्रिक देश है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है बच्चों? भारत ही तो है। और एक अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने कहा कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों का लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो इसी को हम बच्चे डेमोक्रेसी कहते हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का ये क्या है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। समझे कि नहीं समझे? जिसमें मेन पावर किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। जिसमें मेन संप्रभुता की पावर किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। अब बात आती है बच्चे रिपब्लिकन की। ये रिपब्लिक, गणतंत्र का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब क्या है? देखिए, इसको कहते हैं भारत गणतांत्रिक कब बना? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू कर दिया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरे देश के भारत के राष्ट्रपति बना दिए गए। हालांकि वो संविधान सभा के द्वारा चुनी। तो रिपब्लिकन का मतलब होता है कि हेड ऑफ नेशन शुड बी इलेक्टेड। जो भी राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होना चाहिए। तो राष्ट्रपति हेड ऑफ नेशन है कि नहीं है? और उनका एक निर्वाचन होता है। तो इसलिए भारत एक गणतांत्रिक देश है। हालांकि बच्चे हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी एक रिपब्लिकन कंट्री है, क्योंकि वहां पर हेड ऑफ नेशन वहां का राष्ट्रपति है और वो भी एक इलेक्टेड होता है। तो हम कह सकते हैं कि रिपब्लिकन का मतलब क्या है कि हेड ऑफ नेशन शुड बी इलेक्टेड। जो भी वहां का हेड होगा वो निर्वाचित होना चाहिए। जबकि हम ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ब्रिटेन में बच्चे रिपब्लिकन सिस्टम नहीं है। वहां पर जो ब्रिटिश क्राउन हेड ऑफ नेशन होता है, राजा रानी का पद, वो उनका कोई इलेक्शन नहीं होता, वो आनुवांशिक तरीके से चुने जाते हैं, हेरिडेटरी चुने जाते हैं, वहां वंशानुगत होता है। तो इसलिए ब्रिटेन एक मोनार्किकल देश है, एक मोनार्की को अपनाता है, यानी कि ऑटोक्रेटिक सिस्टम को अपनाता है। हालांकि ब्रिटेन डेमोक्रेसी है वहां पर, लेकिन वहां पर हेड ऑफ जो क्राउन होता है उसका चुनाव नहीं होता, वो वंशानुगत होता है, हेरिडेटरी होता है। विनीत साहब कह रहे हैं कि सर फिर भी लोग सेकुलरिज्म में उंगली उठाते हैं। तो तभी तो उठाते हैं बच्चे कि भाई लोग कहते हैं कि सरकार जो है सेकुलर को नहीं अपना रही, वो धर्मों के अंदर भेदभाव कर रही है। तो तभी तो सेकुलर की बात बार बार आ जाती है। बॉबी साहब कह रहे हैं कि सर उदारीकरण समाज नहीं आया। उदारीकरण का मतलब होता है बच्चे कि आर्थिक नीतियों को ज्यादा से ज्यादा लिबरल बना देना, ज्यादा से ज्यादा क्या है सरल बना देना, उसी को हम उदारीकरण कहते हैं। किसको? इकोनॉमिक पॉलिसी को, आर्थिक नीतियों को। ठीक है, सहनवाज कह रहे हैं कि सर अभी जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो क्या सही है? तो बच्चे दोनों पॉइंट हैं, प्राइवेटाइजेशन के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। राहुल कह रहे हैं कि सर इतने डियर ढंग इतने रात तक पढ़ाते हैं आप, आईएएस कैसे नहीं? अरे भाई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। मनीष साहब कह रहे हैं सर केशवानंद केस कौन सा है? भाई नालायको, तुम्हें केशवानंद कितनी बार बता दिया? 13 जजों की बेंच बनी। सुष्मिता कह रही है सॉरी सर टुडे आई कुड नॉट ज्वाइन यू लाइव, टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम श्योरली ज्वाइन। तो हो सकता है बच्चों कल मेरी क्लास ना हो, ठीक है, 99%, लेकिन कल हो सकता है क्लास ना हो, लेकिन नेक्स्ट डे होगी। अब देखो बच्चों यहां पर आ जाओ। यहां पर जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, किसकी बात करते हैं? जस्टिस की। यहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस की बात की गई है। और कभी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन शब्दों का यूज कहां हुआ? प्रस्तावना में, और कहां हुआ? डीपीएसपी में हुआ, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हुआ है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है। लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? यहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जब हम बात करते हैं बच्चों, सामाजिक न्याय को लेकर चलते हैं।
सामाजिक न्याय का मतलब है कि सरकारें जब कोई कानून बनाती हैं या सरकारें कोई भी जो है प्रोग्राम बनाती हैं या कोई नीति या पॉलिसी बनाती हैं तो इस तरीके से बने ताकि सबको सामाजिक न्याय मिल सके, चाहे वो देश का दलित वर्ग हो, चाहे देश का वंचित वर्ग हो, चाहे देश में आदिवासी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और आपने देखा होगा कि जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो सरकारों ने उन्हें क्या आरक्षण दिया कि नहीं दिया? भाई SC ST को आरक्षण मिला है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो ये क्या है, एक सामाजिक जो है न्याय की तो बात है कि भाई सब बराबर होना चाहिए, सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? आपने देखा होगा कि जब हम इकोनॉमिक न्याय की बात करते हैं तो एक बात समझ लेना कि हमारे प्रेमबल में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, इकोनॉमिक फ्रीडमनेस की बात नहीं हुई। 2018 का IAS का पेपर हुआ था, पूछा गया था कि हमारे संविधान में क्या प्रेमबल में इकोनॉमिक जस्टिस की बात है या इकोनॉमिक फ्रीडम की बात है? इकोनॉमिक जस्टिस है, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय की बात की गई है कि हमारे देश में जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उन पर सबका समान वितरण होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, PM हो, CM हो या कोई भी व्यक्ति हो, अंबानी हो, अडानी हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसा ना हो कि एक ही हमने किसी एक व्यक्ति को क्या संसाधन दे दें। सबका समान अधिकार होना चाहिए संसाधनों पर, यानी कि इस तरीके से वितरण होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आर्थिक संसाधनों का, यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, ताकि सबको समान क्या है, आर्थिक न्याय मिल सके। समझे कि नहीं समझे? यहां पर हम जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं कि सबको राजनीतिक जस्टिस मिलना चाहिए। समाज यानी कि सरकारें इस तरीके से कानून बनाएं, सरकारें इस तरीके से क्या है, सरकारें इस तरीके से जो प्रोग्राम बनाएं ताकि सबको राजनीतिक न्याय मिल सके। आपने देखा होगा कि राजनीतिक न्याय लाने के लिए महिलाओं को लोकल गवर्नमेंट में 50% का सीटों के रूप में रिजर्वेशन मिला है, 33 से 50%। मिनिमम 33% तो होगा ही होगा, लेकिन मैक्सिमम 50% हो सकता है। महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात की जाती है। तो ये यानी कि आपने देखा होगा कि लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में SC ST को सीटों के रूप में रिजर्वेशन दिया गया है कि लोकसभा में जितनी भी सीट है उनमें से 84 सीट रिजर्व किसकी हैं, शेड्यूल कास्ट की हैं, और राज्यसभा में जितनी भी सीट है उनमें से 47 सीट शेड्यूल टाइप की हैं। ये क्यों है? राजनीतिक न्याय लाने के लिए तो हुआ है। इसका मतलब सरकार कोई भी कानून बनाती है, कोई भी प्रोग्राम बनाती है तो इस तरीके से बनाए ताकि सभी वर्गों के लोगों के लिए राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके, पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके। समझे कि नहीं समझे? इकोनॉमिक जस्टिस का कोई एग्जाम्पल, इकोनॉमिक जस्टिस का एग्जाम्पल बच्चे सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोग्राम सरकार जब बनाती है तो वो एक तरीके से इस तरीके से बनाती है कि भाई उसका किसी विशेष व्यक्ति को फायदा ना मिल सके, सबको बराबर फायदा मिले। ठीक है, ये इकोनॉमिक जस्टिस होता है एक तरीके से। अब बच्चों बात आती है यहां पर, हम लिबर्टी की बात करते हैं, फ्रीडमनेस की बात करते हैं, तो 5 तरह की फ्रीडमनेस है। थॉट की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, फेथ की और वर्शिप की। यानी कि कहने का मतलब है कि हालांकि लिबर्टी की बात हमारे संविधान में आर्टिकल 19 में, 20 में, 21 में और 22 में फंडामेंटल राइट में की गई है, मौलिक अधिकारों के रूप में, कि भाई विचारों की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। साथ में यहां पर जो है धर्म की स्वतंत्रता की बात हमारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 में, 26 में, 27 और 28 में धर्म के रूप में की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे हमारे देश में स्वतंत्रता की बात की गई है कि भाई हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी पसंद है नापसंद का अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, आस्था की स्वतंत्रता दी गई है कि भाई कोई भी व्यक्ति क्या अपने धर्म का परिवर्तन कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इंट्यूशन के आधार पर। ठीक है, वो अपनी आस्था दिखा सकता है, अपना विश्वास, फेथ पैदा कर सकता है। ये तमाम तरह की लिबर्टी की बातें की कर दी गई हैं इसमें, आपने देखा होगा कि बच्चों। लेकिन एक बात और है कि जब हम लिबर्टी की बात करते हैं, हम जब फ्रीडमनेस की बात करते हैं तो ये अनलिमिटेड नहीं होती, ये भी कहीं ना कहीं लिमिटेड होती है। हमारा संविधान का फंडामेंटल राइट बेशक विचारों की और धर्म की और बेशक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका क्या है, इनको सीमित भी तो किया जाता है। देश की अगर एकता और अखंडता हो, अखंडता का मामला हो, देश की सिक्योरिटी का मामला हो, ठीक है, देश में शिष्टाचार का मामला हो या कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा हो, कोर्ट की अवमानना हो रही हो, तो कुछ इस तरह की चीजें आती हैं कि जहां आपका राइट टू फ्रीडमनेस सीमित किया जा सकता है।
ठीक है, क्योंकि देश बच्चे सर्वोपरि होता है। तो वहां हम ये कह सकते हैं कि बेशक हमारे देश में लिबर्टी का अधिकार है, हमारे देश में बेशक फ्रीडमनेस का अधिकार है, लेकिन कुछ आधारों पर हमारी फ्रीडमनेस को सीमित किया जा सकता है, लिमिटेड भी किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है बच्चे इक्वलिटी की। यहां पर जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता पद की होती है, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, पीएम का पद हो या सीएम का पद हो, तो चाहे वो किसी भी क्या है, कोई भी कैसा भी पद हो, आईएएस का पद हो, पीसीएस का पद हो, सब बराबर है। पदों की समानता की बात की गई है। यहां पर अफसरों की समानता की बात की गई है, लोक नियोजन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कि भाई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, या देन लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, अफसरों की समानता सबको बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है, यहां पर बात आती है बच्चे फ्रेटर्निटी की, बंधुत्व की। जब हम बात करते हैं तो बंधुत्व में यहां बोला गया कि बंधुत्व हमारे देश में ऐसा होना चाहिए जहां स्वयं की गरिमा भी हो, स्वयं का आत्मसम्मान भी हो, और देश में फ्रेटर्निटी ऐसा भी हो जहां राष्ट्र की एकता और अखंडता भी बनी रहे। इनका क्या मतलब है? देखो, हम जब स्वयं की गरिमा की बात करते हैं तो गरिमा बच्चों में किसी लड़की का नाम नहीं बता रहा, तो नाल गरिमा बच्चों यहां किसी लड़की का नाम नहीं है। गरिमा का मतलब है डिग्निटी, आत्मसम्मान। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो बच्चे विनीत साहब कह रहे हैं अहिंसा का अधिकार, तो भैया अहिंसा का अधिकार है आपके पास। ठीक है, अहिंसा का अधिकार रखते हो, आपके पास राइट टू फ्रीडमनेस है। आप शांत रहना चाहते हो, मौन रखना चाहते हो अपने आप को, ये भी आर्टिकल 21 के अनुसार आपको जो है शांत रहने का अधिकार हमारा आर्टिकल 21 देता है। अहिंसा का अधिकार, आप अहिंसा के साथ रहना चाहते हो तो ये भी आर्टिकल 21 आपको अधिकार देता है। समझ में आ गया है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राइट टू फ्रीडमनेस में आएगा। तो बच्चे अब यहां पर बात जब हम फ्रेटर्निटी की करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, तो स्वयं की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब क्या है? स्वयं की गरिमा का मतलब यह है कि हमारे देश में भाईचारा, बंधुत्व ऐसा हो कि ताकि स्वयं की गरिमा, आत्मसम्मान भी बना रहे और देश की एकता और अखंडता भी बनी रहनी चाहिए। अब देखो सुनो, आपने देखा होगा कि जो खाप पंचायतें होती हैं, जैसे आपका क्या राजस्थान में खाप पंचायत बनती है, हरियाणा में खाप पंचायत बनती है, आपकी वेस्टर्न यूपी में खाप पंचायत बनती है। और खाप पंचायत सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये अनौपचारिक संस्था है, ये इनफॉर्मल संस्थाएं होती हैं, इनके डिसीजन नहीं माने जाने चाहिए, क्योंकि खाप पंचायत कानून के आधार पर काम नहीं करती, ये समाज के आधार पर काम करती है। तो कहीं ना कहीं समाज में और कानून में लड़ाई भी तो चलती रहती है, समाज कुछ और कहता है, कानून कुछ और कहता है। तो खाप पंचायतों के कभी कभी ऐसे भी डिसीजन आए जो कहीं ना कहीं गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। गरिमा मतलब किसी के आत्मसम्मान को भी तो चोट पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि खाप पंचायत ने भाई लड़का लड़की ने अदर कास्ट में या अदर धर्म में शादी कर ली। अब हुआ ये कि भाई माता पिता उसके लिए खाप पंचायत बनी और खाप पंचायत ने ऑर्डर दिया कि भाई इन लोगों को जो है मार दो, खत्म कर दो इनको, और उनको खत्म कर दिया। तो ये भाई आत्मसम्मान एक तरीके से क्या है, ये व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंची कि नहीं पहुंची? हर व्यक्ति को आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 शादी करने का अधिकार देता है अपनी मनपसंद के अनुसार। आप किसी भी व्यक्ति से शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, हमारा संविधान इस बात को कहता है, क्योंकि हमारे पास राइट टू फ्रीडमनेस का अधिकार है, हमारे पास राइट टू लाइफ का अधिकार है, आर्टिकल 21 का अधिकार है, आर्टिकल 19 का अधिकार है हमारे पास। हम अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ शादी कर सकते हैं, क्योंकि यह अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट के रूप में कौन देता है? हमारा संविधान ही तो देता है। लेकिन खाप पंचायतों के डिसीजन कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारे गरिमा को चोट पहुंचाते हैं और देन लड़का लड़की को मार दिया जाता है। तो क्या इस तरह का बंधुत्व होना चाहिए हमारे देश में? हमारा संविधान मना करता है कि इस तरह का बंधुत्व नहीं होना चाहिए। यानी कि बंधुत्व हमारे देश में भाईचारा ऐसा हो ताकि व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जा सके। फिर बाद में आती है बात कि भाई बंधुत्व हमारा ऐसा भी होना चाहिए, भाईचारा हमारा ऐसा भी हो कि देश की एकता और अखंडता भी खतरे में नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे देश में राष्ट्र की एकता और अखंडता भी बनी रहनी चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब क्या है कि हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, हमारे देश में कई जातियों के लोग रहते हैं, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, 500 से ज्यादा हैं, वेशभूषा अलग है, खाना पीना अलग है, वगैरह वगैरह, कल्चर बहुत डिफरेंसेस हैं। तो वाकई भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत बेशक अनेकता में एकता रखता है लेकिन भारत फिर भी एक है। हम बेशक अनेक हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं, क्योंकि हमारा संविधान एकता और अखंडता पे फोकस करता है कि बेशक हम अनेक हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं, क्योंकि हमारा बंधुत्व ऐसा होना चाहिए ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। तो कुल मिलाकर बच्चे समझ में आ गया। तो जहां पर फ्रेटर्निटी की बात बोली गई है तो फ्रेटर्निटी का मतलब यह होता है कि बंधुत्व यानी कि भाईचारा ऐसा हो जहां व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे और जहां देश की एकता और अखंडता भी बनी रहे। समझे कि नहीं समझे कि किसी भी तरीके से हमारा देश भी नहीं टूटना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लिबर्टी और फ्रीडम बच्चे, यहां पर लिबर्टी जो है एक तरीके से लिबर्टी का मतलब यहां पर फ्रीडमनेस से ही लगाओ, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार ही होता है लिबर्टी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि प्रेमबल में जिस जिस वर्ड का यूज किया गया उन वर्ड को मैंने आपको यहां पर लिखा कि प्रेमबल का टॉपिक, अगर आप जब आप क्वेश्चन निकालोगे बच्चों तो आप चाहे आप आईएएस के प्रीलिम्स के पेपर निकालो, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हो, चाहे वो आपका झारखंड का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, कर्नाटक का हो, आंध्र प्रदेश का हो, गुजरात का हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का हो, समझे कि नहीं समझे? तो आप क्या कर सकते, आपके सारे क्वेश्चन आप निकलेंगे। एनडीए का हो, सीडीएस का हो, सीपीएफ का हो, या इसके अलावा एसएससी का हो, एसआई का हो, किसी का भी कोई भी एग्जामिनेशन हो, सीटेट का हो, नेट का हो, या कोई भी एग्जामिनेशन हो, अब प्रेमबल का जो टॉपिक है उस टॉपिक से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। लेकिन अब आपको बुक कौन सी लेनी है बच्चे? जब हम बुक की बात करते हैं तो बुक की बात बता, तो बच्चों अब यहां पर अगर हम देखें तो कौन सी बुकलेट आपको लेनी है जहां से आपको क्वेश्चन निकालने हैं? तो बच्चे एक आती है घटना चक्र की बुक आती है बच्चे। कौन सी बुक आती है? घटना चक्र की बुक आती है एक बच्चों, सॉरी, घटना चक्र की एक बुक आती है बच्चे आईएएस-पीसीएस की। ये आती है बच्चे इंडियन पॉलिटी की आती है, भारतीय राजव्यवस्था की, इंग्लिश में भी आती है और ये हिंदी में भी आती है, भारतीय राजव्यवस्था की। इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे बच्चे, बोल देना कि भाई घटना चक्र आईएएस-पीसीएस की चाहिए, भारतीय राजव्यवस्था की, तो वो अपने आप दे देगा भारतीय राजव्यवस्था की बुक बच्चों। तो आप इस बुक को ले लो, ये एमसीक्यू टाइप बुक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज दिए हैं। तो इसमें जो प्रस्तावना का टॉपिक है वहां से अब आपको क्वेश्चन निकालने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए, हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तमाम तरह के आपके क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समझे? तो प्रेमबल का टॉपिक मैंने आपको बच्चों समझा दिया है और घटना चक्र आईएएस-पीसीएस की बुकलेट आप ले सकते हो और वहां से क्वेश्चन आप निकालिए। बड़ी अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड की बुक है, इसमें आसान क्वेश्चन भी है, मीडियम भी है और टाइट भी है, सब तरह के क्वेश्चन है इसमें। तो बच्चे देखो अब थोड़ा हालांकि टाइम हो चुका है, तो प्रेमबल का टॉपिक हालांकि मैंने पूरा करवा दिया, फिर भी आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो देन आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से बच्चों पूछ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप पढ़िए, क्वेश्चन निकालिए, फिर भी कोई कंफ्यूजन है नेक्स्ट क्लास में पूछना। हो सकता है बच्चे कल 99% मेरी क्लास कल नहीं होगी, देन अगले दिन बुधवार को यानी कि कल नहीं होगी, बृहस्पतिवार को मेरी क्लास होगी। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? तो 99% है, हो सकता है कल क्लास ना हो, फिर नेक्स्ट डे मेरी क्लास होगी। तो बच्चों आप सभी जो है बहुत अच्छे बच्चे हो और आप सभी पूरा कोऑपरेट करते हो, सहयोग देते हो, तो बच्चे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी मेरी क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी देख पा रहे हैं, तो आप सभी को बच्चों थैंक्स, धन्यवाद। और अब बच्चे अब जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि टाइम आ चुका है, टाइम हो चुका है, तो देन फिर नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मिलेंगे हम। तो इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ, और ये जोश और जुनून बच्चों बनाए रखो, क्योंकि सिलेक्शन बच्चे इसी जुनून के साथ होता है। तो बच्चे, तो अब मेरा नमस्कार बच्चों, धन्यवाद, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जय हिंद। ठीक है, और एक और बात बच्चे, ये जो सोमवार से मेरा बैच स्टार्ट हुआ है, अभी इसमें जो है एडमिशन हो रहे हैं, आपके जो भी दोस्त हैं या जो भी अभी एडमिशन लेना चाहता है तो अभी वो एडमिशन ले सकता है। अभी कुछ खास हुआ नहीं है, क्योंकि आप ये समझो कि आज मेरी ये सेकंड क्लास है। तो जो भी आपके मित्र हैं या जो भी आपके दोस्त हैं या जिनको भी अभी एडमिशन करवाना चाहते हो, तो अभी एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है। 599 रुपये अभी जो फीस है, और देन आप एडमिशन करवा सकते हो। पेमेंट लिंक अभी चालू है, समझ में आ गया?
तो ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।